नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 40 साल पहले इसी कड़ाके की ठंड में घटित हुआ एक घटना जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। इसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब सवाल पहला ये है कि आज हम लोग 40 साल पहले हुए इस घटना के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो दरअसल बात ये है कि 40 साल पहले 2 दिसंबर 1984 को रात में हुए गैस कांड के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का 358 मीट्रिक टन कचरा 1 जनवरी 2025 को भोपाल से बाहर निकाला गया और इसे 12 कंटेनर में भरकर 250 किलोमीटर लंबे ग्रीन कॉरिडोर से पीथमपुरा में रमकी एनवायरो इंडस्ट्रीज में भेजा गया है। अब इसी चीज़ को लेकर के खबर आ रही है कि लोग सड़क पर उतर आए हैं और इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि आखिर भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुआ था उसके कचरे पीथमपुरा में क्यों जलाए जा रहे हैं। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं कि इसका क्या इफेक्ट हो सकता है लोगों की ज़िंदगी पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर लें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये बात 40 साल पहले यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल में अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने 1969 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का प्लांट शुरू किया था। इस फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड और अल्फा नेप्थोल के फॉर्मुलेशन से सेविन ब्रांड का कीटनाशक बनाया जाता था। MIC इतना खतरनाक था कि अमेरिका इसे 1-1 लीटर की स्टील की बोतलों में दूसरे देशों को सप्लाई करता था, लेकिन नियमों को ताक में रखकर भारत में इसे स्टील के कंटेनर में अमेरिका से मंगाया जाता था। 1978 में भोपाल के फैक्ट्री परिसर में अल्फा नेप्थोल और 1979 में MIC बनाने की यूनिट लगाई गई थी। MIC का स्टोरेज टैंक 610 अपनी क्षमता से अधिक भरा हुआ था। 2 दिसंबर की रात 8:30 बजे ठोस अपशिष्ट से भरे पाइपों को पानी से साफ किया जा रहा था। यह पानी लीक वाल्वों के कारण MIC टैंक में घुसने से टैंक में रन अवे रिएक्शन शुरू हो गया, जिस कारण टैंक 610 फट गया और उसमें मौजूद MIC गैस हवा में लीक हो गई। रात भर में ही गैस के रिसाव से 3,828 लोग मारे गए थे। 2003 तक 15,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी थी और 30,000 से अधिक लोग इस हादसे से प्रभावित हुए थे। यह आंकड़ा अब 5.5 लाख तक पहुंच गया है। गैस के रिसाव के बाद फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। इस समय फैक्ट्री में सेविन बनाने के लिए अल्फा नेप्थोल और सेमी प्रोसेस्ड कीटनाशक रखे थे। MIC का ठोस अपशिष्ट भी था। केमिकल के रिसाव से परिसर की सैकड़ों टन मिट्टी संक्रमित हो गई। साल 2005 में फैक्ट्री परिसर में फैले 95 टन सेविन और अल्फा नेप्थोल, 56.4 टन सेमी प्रोसेस्ड कीटनाशक, रिएक्टर का अवशेष और साथ ही 165 टन संक्रमित मिट्टी सहित 347 मीट्रिक टन कचरे को स्टील के ड्रम और प्लास्टिक के बोरे में भरकर RCC की फर्श वाले गोदामों में रख दिया गया था। यही खतरनाक केमिकल भोपाल गैस त्रासदी का कचरा है और दावा किया जा रहा है कि इस 347 टन के अलावा भी 1 लाख टन से ज़्यादा संक्रमित मिट्टी और केमिकल तालाब और फैक्ट्री में मौजूद हैं। यूनियन कार्बाइड के कचरे में संक्रमित मिट्टी की मात्रा 165 टन है। यूनियन कार्बाइड के परिसर में केमिकल के रिसाव के बाद मिट्टी भी संक्रमित हो गई थी, इसलिए कचरे के साथ परिसर की मिट्टी को भी इकट्ठा किया गया था। सेविन और नेप्थोल की मात्रा 95 टन है। जिस MIC गैस के प्लांट से रिसाव हुआ था वह नेप्थोल से बनाई जाती थी। बड़ी मात्रा में नेप्थोल भी था, साथ ही सेविन कीटनाशक भी रखा हुआ था। रिएक्टर के अवशेष की मात्रा 29 टन है। यूनियन कार्बाइड में बनने वाले कीटनाशक के लिए एक रिएक्टर था। रिएक्टर में बचे केमिकल को भी एकत्रित किया गया है और सेमी प्रोसेस्ड कीटनाशक 56.4 टन है। कीटनाशक बनाने की प्रक्रिया रुकने के कारण प्रोसेस के बीच में बचा हुआ केमिकल जो कि सेमी प्रोसेस्ड कीटनाशक था, इसकी मात्रा 56.4 टन बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के 345 टन कचरे को एकत्रित किया गया है। हम लोग समझते हैं कि यह फैक्ट्री का कचरा कितना खतरनाक है।
दरअसल 2015 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास विभाग, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की उपस्थिति में कचरे की टेस्टिंग की थी। इन जांचों के बाद यह देखा गया कि कचरे में कार्बन अवशिष्ट की मात्रा अभी भी मौजूद है। इस कचरे में क्लोरीन, सेविन, ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड, नेफ्थोल, सेमी वोलेटाइल ऑर्गेनो कंपाउंड और हैवी मेटल्स मौजूद थे। हादसे के 20 साल तक संक्रमित मिट्टी और केमिकल खुले में पड़े थे। साल 2005 तक फैक्ट्री परिसर की नज़दीकी 29 से ज़्यादा कॉलोनियों का भूजल जहरीला हो चुका था। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इलाके के सारे हैंडपंप सील कर दिए थे। हैंडपंप या बोरवेल से पानी निकालना अपराध था और ऐसा करने पर जुर्माना और सजा दी जाती थी। कारखाने के नज़दीक की 15 नई कॉलोनियों के भूजल में नाइट्रेट, क्लोराइड और कैडमियम मिला था। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जब पूछा गया कि कचरा कितना खतरनाक है तो उन्होंने कहा 25 साल में केमिकल्स की मियाद खत्म हो जाती है। अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये कचरा को पीथमपुरा क्यों भेजा गया है। दरअसल पीथमपुरा में जिस रामकी एनवायरो इंजीनियर्स को कचरा निष्पादन का टेंडर मिला है वह इस कचरे से 2005 से जुड़ी हुई है। इसी कंपनी ने फैक्ट्री परिसर में फैले 347 मैट्रिक टन कचरे को पहली बार पैक करके रखा था। रामकी से पहले इस कचरे को निष्पादन के लिए गुजरात, आंध्र प्रदेश और जर्मनी भेजने के भी टेंडर हुए, लेकिन जहां कचरा जाने की बात शुरू होती वहीं विरोध शुरू हो जाता। 2007 में गुजरात के अंकलेश्वर, अक्टूबर 2009 में हैदराबाद के डुंगीगल और मुंबई, जून 2011 में नागपुर में DRDO में कचरा निपटान के प्रयास जनता के विरोध के बाद फेल हो गया। इसके बाद एक्सपर्ट्स ने सीमेंट भट्टियों में कचरे को जलाने के विकल्प पर भी बात करनी शुरू करी थी। 28 जनवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पीथमपुरा में 347 मैट्रिक टन कचरे को जलाने का आदेश दिया था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 10 टन कचरे का ट्रायल रन पीथमपुरा में रमकी के प्लांट में कराने के निर्देश दिए थे। 2015 में ट्रायल रन हुआ। सरकार का दावा है कि ट्रायल रन सफल रहा और इससे किसी भी तरह का नुकसान पर्यावरण और भूजल को नहीं हुआ। 2015 के ट्रायल रन के सफल होने के बाद यह तय हुआ कि कचरे को पीथमपुरा में ही जलाया जाएगा। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूनियन कार्बाइड के 358 मैट्रिक टन कचरे को पीथमपुरा की रमकी एनवायरो इंजीनियर्स में भेजा गया है। कचरे के निष्पादन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी इस विषय में अभी कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, यानी अभी सिर्फ कचरा रामकी के प्लांट में पहुंचा है, इसकी प्रोसेस शुरू नहीं हुई है। फिलहाल अभी कोर्ट का आदेश सिर्फ भोपाल से कचरा हटाने का था, इसलिए प्रशासन पर तुरंत कचरे को जलाने का दबाव नहीं है। अब हम लोग समझते हैं कि कचरे के निपटान की प्रक्रिया कितनी सुरक्षित है। 358 मैट्रिक टन कचरे को पीथमपुरा के रमकी एनवायरो के इंसिनरेटर में 1200 डिग्री तापमान पर जलाया जाएगा। कचरे में 60% मिट्टी होने का दावा किया गया है। यह संक्रमित मिट्टी है। इस कचरे को जलाने के लिए चूना, एक्टिवेटेड कार्बन और सल्फर का इस्तेमाल किया जाएगा। कचरा जलाने के लिए करीब 505 मैट्रिक टन चूना, 252.75 टन एक्टिवेटेड कार्बन के साथ 2250 किलोग्राम सल्फर पाउडर की आवश्यकता होगी। इंसिनरेटर में ग्रीप गैस उपचार प्रणाली यानी स्प्रे ड्रायर, धूल को इकट्ठा करने वाला यंत्र, ड्राई पाउडर केमिकल ऑब्जर्वर सिस्टम, फिल्टर बैग हाउस, धुंध एलिमिनेटर और LED पंखे के साथ अमोनिया, क्लोरीन या सल्फर जैसे केमिकल को गैस में से हटाने के लिए छाड़ स्क्रबर और उसके बाद 35 मीटर की चिमनी लगाई गई है। मरकरी और भारी धातुओं को अवशोषित करने के लिए कचरे और चूने के साथ सल्फर पाउडर डाला जाएगा। इससे वातावरण में ना तो धुआं जाएगा और ना ही पानी। कचरा बर्न होने के बाद उससे 4 गुना ज़्यादा राख बचेगी। कचरे को एक बार बर्न करने के बाद उसकी टॉक्सिसिटी चेक की जाती है। इंसिनरेटर की बर्निंग कैपेसिटी यानी कि फीड रेट 90, 180 और 270 किलोग्राम प्रति घंटा है। कचरे को 1200 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाएगा। अगर टॉक्सिसिटी ज़्यादा आती है तो लो फीड रेट रखनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में पूरा कचरा जलाने में 9 महीने का समय लग सकता है।
अगर फीड रेट ज़्यादा मिली तो 3 महीने में कचरे का निष्पादन पूरा हो जाएगा। यूनियन कार्बाइड के 358 टन कचरे के जलने से करीब 1200 टन से ज़्यादा वेस्ट जनरेट होगा, क्योंकि कचरे को जलाने के लिए चूना, एक्टिवेटेड कार्बन और सल्फर पाउडर डाला जाएगा। कचरा जलाने के बाद बड़े बड़े गड्ढे खोदकर उनमें आरसीसी की दीवार बनाई जाएगी, जिसमें इस राख को भरा जाएगा। ऊपर से प्लास्टिक की लेयर बनाकर आरसीसी से पैक किया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद वेस्ट में ना तो पानी जाएगा और ना ही वेस्ट का प्रभाव जमीन और भूजल पर पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या अब यूनियन कार्बाइड का पूरा कचरा खत्म हो जाएगा? दरअसल भोपाल स्थित फैक्ट्री परिसर में ही 20 अलग अलग जगहों पर कचरे को दबाया गया था। हाईकोर्ट के निर्देश पर मध्य प्रदेश सरकार ने 2010 में नीरी, नागपुर और नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद से जांच कराई थी। इसमें सामने आया था कि यूनियन कार्बाइड परिसर में 21 जगह जहरीला कचरा दफन है। यहाँ 1969 से 1984 के बीच अलग अलग प्लांट के पास कई तरह का जहरीला कचरा डंप होता था। इससे आसपास का ग्राउंड वाटर और करीब 11 लाख टन मिट्टी दूषित हो चुकी है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि यूनियन कार्बाइड की ज़मीन का क्या होगा? तो सरकार कोर्ट में गैस त्रासदी का स्मारक बनाने का प्लान भी प्रेजेंट कर चुकी है, लेकिन यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जगह जगह रासायनिक कचरा मौजूद है, इसलिए उपयोग से पहले ज़मीन का भी ट्रीटमेंट करना होगा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार इस ज़मीन के ट्रीटमेंट और इसे रासायनिक जहरीले कचरे से मुक्त घोषित करने के बाद ही इसका कोई उपयोग हो सकता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वैज्ञानिकों के अनुसार अब खतरनाक अवशिष्ट वाली ज़मीन के ट्रीटमेंट के लिए ऐसी तकनीक मौजूद है जिसमें ज़मीन की खुदाई किए बिना इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तमाम एजेंसियां कचरे को निकालने के लिए 1 महीने से प्लानिंग कर रही थी। इसको निकालने के लिए 4 दिन मास्क और पीपीई किट में 700 मौजूद हर 2 घंटे में ब्लड प्रेशर की जांच कर रहे थे। रामकी के 700 मजदूरों ने दिन में 358 टन कचरे को पैक कर कंटेनरों में लोड कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया में शामिल वर्कर्स ने पीपीई किट्स, ग्लव्स, गम बूट, एप्रॉन, सेफ्टी गॉगल्स और मास्क पहने हुए थे। डॉक्टर्स की टीम और 5 एम्बुलेंस 24 घंटे तैनात रही। मजदूरों की शिफ्ट सिर्फ 2 से 3 घंटे की लगाई गई। शिफ्ट शुरू होने और ख़त्म होने पर मजदूरों के ब्लड प्रेशर की जांच करी गई। 4 दिन के लिए यूनियन कार्बाइड परिसर में टेंट सिटी बसाई गई। लेबर्स को लाने ले जाने में समय न खर्च हो, इसके लिए उनके रहने, खाने सहित नहाने और वॉशरूम के लिए नगर निगम में अस्थायी टॉयलेट बनाए थे। मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए कुछ अधिकारियों को छोड़कर सभी के फ़ोन रख लिए गए। परिसर में एंट्री के लिए आई कार्ड जारी किए गए। परिसर के अंदर 4 प्रदूषण नियंत्रक लगाए गए जो वायु की गुणवत्ता की जानकारी दे रहे थे। कचरे को फायर प्रूफ बैग्स में बंद किया गया और फायर प्रूफ और एयर पैक 12 कंटेनरों में कचरे को पीथमपुरा ले जाया गया। यूनियन कार्बाइड परिसर से पीथमपुरा रमकी तक 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। 12 कंटेनर के आगे और पीछे सुरक्षा बलों की 5-5 गाड़ियां लगी थी। काफिले में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी साथ चल रही थी। तो अब सवाल ये है कि इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, इसका क्या वजह है? दरअसल विरोध की वजह 2015 में पीथमपुरा में 10 टन कचरे का ट्रायल रन है। सरकार का मानना है कि ट्रायल रन सफल रहा, जबकि आसपास के गाँव वालों का कहना है कि उनके भूजल की क्वालिटी खराब हो गई। लोगों को डर है कि भोपाल गैस त्रासदी के कचरे से पीथमपुरा और इंदौर में पानी और हवा प्रदूषित हो सकती है। इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल एल्यूमिनी एसोसिएशन ने कचरा जलाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसकी सुनवाई 12 जनवरी को हो सकती है। सवाल तो अब ये भी उठता है कि कचरे को फैक्ट्री परिसर में ही डिस्पोज क्यों नहीं किया गया, इसे 250 किलोमीटर दूर पीथमपुरा क्यों ले जाया गया? तो दरअसल सीपीसीबी के नियमों के अनुसार घनी आबादी क्षेत्र के बीच होने के कारण यूनियन कार्बाइड परिसर में इंसिनरेटर स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से 126 करोड़ रुपये रमकी को देकर पीथमपुरा के इंसिनरेटर में इसे भेजा गया है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यहाँ के 10 मैट्रिक टन कचरे को पीथमपुरा में रमकी एनवायरोज के इंसिनरेटर में ट्रायल रन के दौरान जलाया गया था। इसके लिए कंपनी को 1 करोड़ रुपये दिए गए थे। ट्रायल के दौरान इंसिनरेटर को तय रफ्तार से कम स्पीड में जलाया गया था, इसलिए खर्च ज़्यादा आया था।
पिछले 40 साल में यूनियन कार्बाइड कचरे ने भोपाल के 42 वार्डों के ग्राउंड वाटर को प्रदूषित कर दिया है। यह पानी सिर्फ पीने ही नहीं, नहाने लायक भी नहीं बची हैं। इसके संपर्क में आने से स्किन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो गई हैं। आसपास की 42 बस्तियों का भूजल प्रदूषित हो गया है। तो क्या ये कभी पीने लायक हो पाएगा? ऐसा तकनीकी रूप से फिलहाल संभव तो नहीं है। भोपाल में पिछले 40 साल से ग्राउंड वाटर को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कोई काम नहीं किया गया है। इसके लिए सरकार ने सोचना भी शुरू नहीं किया है। कोई फ्यूचर प्लान भी नहीं है। साथ ही कई संगठन ये दावा कर रहे हैं कि फैक्ट्री परिसर में अब भी 1 लाख टन से ज़्यादा संक्रमित मिट्टी मौजूद है। इन कॉलोनियों में सरकार ने पाइपलाइन से पानी का सप्लाई करना शुरू तो कर दिया है, लेकिन इस बात की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है कि आसपास में जो ग्राउंड वाटर है क्या वो प्रदूषण मुक्त हो पाएगा। क्या इस चीज़ को लेकर के सरकार किसी तरह का कोई स्टेप्स ले रही है? तो साथियों, आप लोग अपने अपने विचार कमेंट में ज़रूर रखें कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को पीथमपुरा में जलाना कितना सही है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। खत्म करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों और सगे संबंधियों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।